वेलकम टू सिविल्स ओनली 2021 की इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम का ये है हमारा चौथा पार्ट है। और इससे पहले हम लोग 3 पार्ट और डिस्कस कर चुके हैं, और जिस किसी ने भी वो ना देखे हों तो वो उन्हें देख सकते हैं, और इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए इस सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज की हम पहली स्कीम पर चलते हैं। आज की पहली स्कीम है पीएम गति शक्ति स्कीम। तो पीएम गति शक्ति स्कीम की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को की गई थी। ओके, 13 अक्टूबर 2021, और इसको पीएमओ के तहत शुरू किया गया है। और इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है देश में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में इंटीग्रेटेड प्लानिंग करना, और सभी जो उससे जुड़े हुए विभाग या मिनिस्ट्री हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करना, ताकि बेहतर तरीके से उसके द्वारा संचालित किए जाने वाले जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उनका सही तरीके से संचालन संभव हो सके। तो चलिए इस स्कीम की झलक हम देखते हैं कि इस स्कीम की जो घोषणा की झलक है जो पीएम द्वारा की गई थी, चलिए उसको देखते हैं। इस बार लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा, भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है। आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं। लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। तो इस स्कीम की आपने प्रधानमंत्री द्वारा की जाने वाली घोषणा की कुछ झलक देखी, जिसकी घोषणा पीएम द्वारा 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से की गई थी। चलिए अब इसके कुछ रिलेटेड फैक्ट्स पर नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए इस स्कीम को बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट से शुरू किया गया है, और इसमें गवर्नमेंट द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की पेशकश की गई है, जिसमें क्या है लगभग 16 मंत्रालयों को इसमें शामिल किया जाएगा, इससे जोड़ा जाएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म से, जिसमें रेलवे और रोडवेज मंत्रालय भी शामिल है। ओके, और इसके साथ साथ इसके अंतर्गत ये भी कोशिश की गई है कि इसमें जो भारतमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट, या फिर इनलैंड वाटरवेज, या फिर जो उड़ान स्कीम्स जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, इनको भी इसके साथ समन्वित किया जा सके। क्योंकि इसका मेन मोटिव ये है कि देश में जितने भी प्रोग्राम और स्कीम्स जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या अदर सेक्टर से रिलेटेड हैं, उनको क्या किया जाए, उनको सबको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट किया जाए बेहतर तरीके से, ताकि क्या हो, इससे न केवल लागत में कमी आए बल्कि बेहतर तरीके से कम समय में सभी योजनाओं को निष्पादित भी किया जा सके। तो इसी क्रम में इसको शुरू भी किया गया है। इसके साथ साथ इसमें कहा गया है कि जो भी इकोनॉमिक जोन्स हैं, जैसे टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर, डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और फिशिंग क्लस्टर्स, या फिर एग्रीकल्चर जोन्स, इन सभी को भी इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। ओके, और इसमें इसरो की जो जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज किया जाएगा। इसके इम्प्लीमेंटेशन में इसरो की जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाएगा। ओके, और ये पीएम गति शक्ति स्कीम के 6 मेन पिलर्स हैं, मतलब ये 6 मेन मानदंडों पर आधारित है। इसमें सबसे पहला जो मानदंड है वो है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, मतलब समग्रता, जिसमें सभी जितने भी सरकार के जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट हैं इनको क्या किया जाएगा, पर्टिकुलर ये जो पोर्टल बनाने की बात की गई है, इसी पोर्टल से इन सभी को जोड़ा जाएगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अभी जैसे कोई रोड बन रहा है, उस रोड पता चला कि रोड तो पहले बन गया, इसके बाद क्या हो रहा है, अब उसमें कोई केबल बिछ रही, फाइबर केबल जैसे अभी चल ही रहा है वो काम बिछाने का। इसके बाद क्या हो रहा है, उसमें पानी के पाइप डाले जा रहे हैं, तो बार बार उसको क्या हो रहा है, बार बार उसको तोड़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन है जो भी वर्क कर रहे हैं उनके बीच क्या है, बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इन्हीं सब समस्याओं को तो निपटाने के लिए इस स्कीम को सरकार द्वारा शुरू किया गया है, क्योंकि इससे बहुत सी समस्याएं होती हैं। पता लगा रोड तो बन गया, अब इसके बाद में ध्यान आ रहा है कि इसमें पाइप भी पड़ने हैं, फिर बाद में ध्यान आ रहा है अरे इसमें तो फाइबर केबल भी बिछानी है, या फिर और कोई इससे रिलेटेड क्या गैस पाइप बिछाना है ना। तो इससे क्या है कि सरकार ने कहा है कि इन सबको जब काम चल रहा है, मतलब जो रोड पड़ ही रहा है, तो उसी समय इन सबको क्या किया जाए, इन सभी कामों को किया जाए। और इसकी इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर पोर्टल पे मिल जाएगी, जिसमें दिया भी रहेगा कि कितने समय में इस जो कोई प्रोजेक्ट है कंटिन्यूएशन वो कब तक पूरा होगा, या उससे रिलेटेड जो अदर भी इन्फॉर्मेशन है वो उस पोर्टल पे दे दी जाएंगी। उस पोर्टल से सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जुड़े हुए रहेंगे, है ना।
इसका नेक्स्ट पिलर क्या है, प्रायोरिटाइजेशन। मतलब इससे क्या होगा, फिर जब ये सब चीज़ समग्रता से इन लोगों को जब पता चल जाएगी अलग अलग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, तो वो अपना प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपने काम को कि हमको कौन सी चीज़ काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है ना। तो प्रायोरिटाइजेशन भी इसका मेन पिलर है। और तीसरा इसका है ऑप्टिमाइजेशन। मतलब इससे क्या है कि मेन फोकस ये रहेगा कि बेहतर से बेहतर और कम से कम समय में संसाधनों का अनुकूलतम और अधिकतम उपयोग किया जा सके। क्योंकि जब सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एक कोऑर्डिनेशन में रहेंगे तो इससे क्या होगा, एक दूसरे के बारे में जो प्रोजेक्ट या स्कीम्स जो चल रही है एक दूसरे डिपार्टमेंट की, उसके बारे में एक दूसरे को पता रहेगा। उससे क्या होगा कि संसाधनों का संभावित अधिकतम से अधिकतम उपयोग संभव हो सकेगा। इसके बाद सिंक्रोनाइजेशन। मतलब क्या किया जाएगा, सभी को सिंक किया जाएगा। सभी डिपार्टमेंट की जितनी भी गतिविधियाँ हैं और डिफरेंट जो लेयर हैं गवर्नेंस के, उनको सबको क्या किया जाना, सिंक मतलब समग्र किया जाना। ठीक है, जिससे क्या हो कि जो अभी जटिलताएं बनी रहती हैं, जैसे क्या हो रहा है, कोई पता लगा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे वर्क चल रहा है, अब उसको एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। ओके, तो इन सब में भी क्या होगा, इसके इस तरह के क्लियरेंस मिलने भी आसानी होगी जब एक दूसरे को सब कुछ सिंक कर दिया जाएगा। इसके बाद इसका जो पांचवा पिलर वो एनालिटिकल अप्रोच पे आधारित है। मतलब इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी इसमें इससे रिलेटेड जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसका एक GIS बेस्ड जो स्पेशल प्लानिंग और एनालिटिकल टूल्स है, उस ऐसे टूल्स पर एक ही स्थान पर इससे रिलेटेड सब क्या किया जाएगा, डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे क्या होगा इन सभी का बेहतर तरीके से विश्लेषण संभव हो सके। और इसके साथ साथ जो इसका लास्ट और छठा पिलर है, उसमें कहा गया है कि सभी जो डिपार्टमेंट और मंत्रालय हैं वो क्या करेंगे, वो भी सक्षम हो पाएंगे कि क्या देखने के लिए कि जो भी क्रॉस सेक्टोरल प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी क्या कर सकेंगे, निगरानी कर सकेंगे, उनकी प्रोग्रेस के बारे में निगरानी कर सकेंगे, है ना। तो इन सभी के लिए सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और ये काफ़ी व्यापक योजना है सरकार की। और इससे पहले भी जैसे जो सरकार ने 2019 में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की जो शुरुआत की थी, इसमें कहा गया था 110 लाख करोड़ आने वाले समय में खर्च किए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो उसको भी इसी में समाहित कर दिया गया है। जबकि PM गति शक्ति के तहत क्या कहा गया है कि इसके तहत 100 लाख करोड़ रुपए आने वाले वर्षों में खर्च किए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे, है ना। तो जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट था 2019 का, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन प्रोजेक्ट, उसको भी इसी में समाहित कर दिया गया। और इसके अंतर्गत अभी देखो, सुना भी होगा, न्यूज में भी रहा था ये बहुत, कि 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाएंगे देश में, जिसमें एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में बनाने की बात कही गई, तो उनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ जैसे जो 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की जो बात की गई है ना, तो ये काफ़ी व्यापक सरकार की योजना है। तो चलिए अब हम अपनी अगली स्कीम पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्कीम है संवाद स्कीम। तो संवाद स्कीम के अगर बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए, जो अभी 2020 में एक द लेसेंट साइकियाट्री द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2017 तक भारत में लगभग 197.3 मिलियन लोग मानसिक विकारों से ग्रसित हैं। और इसके साथ साथ अन्य जो डेटा गवर्नमेंट द्वारा रिलीज किए जाते रहे, उनसे भी इस चीज़ का पता चलता है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या बनी हुई है। इसके साथ साथ क्या है कि भारत में तस्करी के अभी काफ़ी घटनाएं तस्करी की देखने को मिलती हैं। तो इस संवाद कार्यक्रम की शुरुआत सरकार द्वारा, इसके पहले चरण की शुरुआत जून 2020 में की गई थी। और इसकी शुरुआत करने के पीछे का कारण था कि जो भी बच्चे कमज़ोर परिस्थितियों में जी रहे हैं उनके लिए समर्थन सहायता प्रदान करने के साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना। तो इसी उद्देश्य के साथ सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो अभी इसी के कंटिन्यूएशन में अगस्त 2021 में इसके दूसरे चरण को शुरू किया गया है और ये महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव है जो भी बच्चे हैं या किशोर हैं उनके ओवरऑल स्वास्थ्य को, मेंटल स्वास्थ्य को क्या करना, ध्यान में रखना। ओके, चलिए इसके कुछ रिलेटेड फैक्ट्स पे नज़र डाल लेते हैं। तो इसको जो इम्प्लीमेंटेड इसकी जो एजेंसी है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ओके, इसको इसके तहत क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये जो स्कीम है, इससे पहले भी अभी भारत में क्या किया गया था कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 से वो तो चला ही आ रहा है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 से शुरू किया गया था भारत में। और इसके साथ ही साथ ऐसे लोगों को जो मानसिक रूप से पीड़ित लोग हैं उनकी देखभाल के लिए भी 2017 में भी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम लाया गया था। और इस योजना के तहत मेंटल हेल्थ सपोर्ट के साथ साथ उनको क्या किया जाएगी, एजुकेशन भी प्रोवाइड कराई जाएगी। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज है, ये क्या है, इसका अपेक्स इम्प्लीमेंटेशन इसकी बॉडी है।
और ये किसके अंतर्गत संचालित होती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये संचालित होती है। कौन क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ओके, चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो कार्यक्रम है वो है स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो देखिए, देश में शिक्षण प्रक्रिया को और भी मजबूत बनाने के लिए अभी हाल ही में जुलाई 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और ट्राइबल अफेयर्स मंत्री दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड कराना। कहाँ के बच्चों में? ट्राइबल एरियाज़ के बच्चों में, है ना। तो चलिए इसके कुछ रिलेटेड फैक्ट्स पे नज़र डाल लेते हैं। तो इसके प्रोग्राम्स के तहत जो सबसे पहली बात कही गई वो कहा गया कि लगभग 50,000 स्कूल जो टीचर्स हैं उनको क्या किया जाएगा? उनको नवाचार के लिए, उद्यमता के लिए, IPR और डिज़ाइन थिंकिंग के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए और नई नए आइडिया के जनरेशन, मतलब इस तरह के विभिन्न फील्डों में उनको क्या किया जाएगा? टीचर्स को प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ओके, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो इनोवेशन सेल है और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और CBSE और AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ये इन सभी का क्या है? संयुक्त प्रयास है। ठीक है, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो भी शिक्षक हैं उनको क्या किया जाएगा? ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे क्या होगा कि उनमें जब ट्रेनिंग प्रोवाइड करा के उनमें जब बेहतर क्वालिटी की एजुकेशन प्रदान करने के लिए उनको क्या किया जाएगा? सक्षम बनाया जाएगा। तो इसी उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। और इसके लिए एक चीज़ और ध्यान रखनी जरूरी है कि इसमें जो इनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी वो केवल ऑनलाइन मोड में ही कराई जाएगी। तो ये काफ़ी ध्यान रखने वाला पॉइंट है। और देखिए, इससे पहले भी सरकार द्वारा ट्राइबल जो एरियाज है, ट्राइबल रीजन है, उसमें भी बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल चलाया जा रहा है। मतलब ये नवोदय विद्यालय की तर्ज पर ही इसको संचालित किया जा रहा है और इसकी संचालन को लगभग 1997-98 से ही देखा जा सकता है। और इसका उद्देश्य ये कि देश में 2022 तक ऐसे सभी ब्लॉक्स में जहाँ पर 50% ST पॉपुलेशन है, ओके, मतलब टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें 50% ST पॉपुलेशन हो, लेकिन इसमें एक कंडीशन और दे दी गई है कि कम से कम वहाँ पे जो एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्सनस होने चाहिए। मतलब जिस एरिया में ये 50% पॉपुलेशन की बात की जा रही है तो उसमें कम से कम 20,000 ट्राइबल पर्सन होने चाहिए। तो वहाँ पे अगर 50% ट्राइबल पर्सन होंगे तो वहाँ पे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोला जाएगा, जिसका मेन मोटिव होगा कि ट्राइबल्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान कराना, और जो कि पूरी तरह से नवोदय विद्यालय की तर्ज पर खोला जाएगा। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्कीम है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति स्कीम। तो देखिए, अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो सरकार द्वारा 2015 में परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई थी, और इसकी शुरुआत करने के पीछे का मेन कारण था कि देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग कल्चर या फिर ये कह सकते हो ट्रेडिशनल फार्मिंग कल्चर को बढ़ावा देना, जिससे क्या हो, जो आजकल जो बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में, उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके, जिससे लोगों के हेल्थ को सुधारा जा सके। तो इसी के कंटिन्यूएशन में अभी सरकार द्वारा 2020-21 फाइनेंशियल ईयर्स में इसको शुरू किया गया था, किसे? भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति स्कीम को। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की पहल है, और इसका मेन मोटिव है जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनको क्या करना, ट्रेडिशनल बेस पे फिर से इम्प्लीमेंट करना। मतलब ट्रेडिशनल बेस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को देश में लोगों के बीच प्रसारित करना, जिससे सभी लोग जो केमिकल से जो फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा उपजाया जा रहा है तो उसको केमिकल्स को यूज ना करके ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस को अपनाएं, जिससे ऑर्गेनिक फार्मिंग कल्चर को बढ़ावा मिल सके। और भारत में सबसे पहला स्टेट कौन सा है जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग कल्चर को अपनाने वाला पहला स्टेट बना था? वो है सिक्किम। ठीक है, और अभी हाल ही में लक्षद्वीप भी इस श्रेणी में शामिल हो गया है। तो चलिए कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो भी कृषक हैं जो इस तरह की प्रैक्टिसेस को अपनाएंगे तो उनको 12,200 रुपये पर हेक्टेयर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में, और ये जो रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे वो 3 साल के लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और इस स्कीम के तहत जो क्या है, किन मेन प्रैक्टिसेस पर जोर दिया गया है, उनमें कुछ 3-4 मेन प्रैक्टिसेस हैं, आइए देख लेते हैं। इसमें जो पहली है वो है कि सिंथेटिक जो केमिकल्स जिनका यूज किया जाता है खेती में, उनका पूरी तरह से क्या करना, उनके उपयोग को बंद कर देना। इसके साथ साथ जो खेती में जो बायोमास जो होता है, खेती के प्रोडक्ट से जो बायोमास मिलता है उसको क्या करना, उसको रिसाइकलिंग करना और मल्चिंग विधि को अपनाना।
ठीक है, बायोमास मल्चिंग को अपनाना। इसमें तीसरा कहा गया है कि जो पशु होते हैं, पशुओं के जो गोबर और उनका मूत्र है उसको भी क्या करना, एज ए फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड उसको यूज करना, मतलब इस चीज़ को भी बढ़ावा देना। और इसके साथ साथ जिसमें इसमें एक बात और कही गई है कि इसमें जो प्लांट बेस्ड प्रिपरेशन है, मतलब जैसे नीम के प्लांट से कोई उसका एक्सट्रैक्ट निकाला तो उससे क्या हुआ, एज ए इंसेक्टिसाइड यूज कर लिया, या किसी अदर जो प्लांट्स बेस्ड जो प्रिपरेशन है उनको क्या करना, उनको खेतीबाड़ी में उपयोग करना। ठीक है, तो इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ इस योजना को सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं, और हमारी नेक्स्ट स्कीम जो है वो है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। देखिए, सरकार द्वारा मार्च 2021 में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा की गई थी, और जिसे आगे चलकर अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था। इसकी जो मिनिस्ट्री है वो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, और इसका जो मेन मोटिव है इस पॉलिसी का वो है जो वाहन है उनसे होने वाले जो प्रदूषण को क्या करना, कम करना। मतलब व्हीकलर जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, वायुमंडल में जो एयर पॉल्यूटेंट्स जा रहे हैं व्हीकल से, उसको क्या, उसमें क्या करना, कमी लाना। तो चलिए इसके कुछ रिलेटेड फैक्ट्स पर नज़र डाल लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा लगभग इस स्कीम के तहत एक आंकड़ा लगाया गया है कि 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल्स, ऐसे लाइट मोटर व्हीकल जो 20 साल से अधिक पुराने हैं, और 34 लाख ऐसे लाइट मोटर व्हीकल जो 15 साल से पुराने हैं, उनको इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है, ऐसा नहीं है केवल इसी अवधि की समय अवधि के आधार पे ही किसी भी वाहन को स्क्रैप कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं। इसमें कहा गया है कि सबसे पहले उसको एक टेस्टिंग एजेंसी होगी, टेस्टिंग पॉइंट पे उसको क्या किया जाएगा, ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पे ले जाया जाएगा, और यदि ऐसा है कि वाहन लगता है कि वो आगे चलाए जाने की परिस्थिति में है, उसको फिटनेस सेंटर में पॉजिटिव मार्क्स दिया जाता है तो उसको आगे भी कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए एक शर्त रखी गई है कि उसको आगे चलाने के लिए उसका री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और ये री रजिस्ट्रेशन पहले वाले रजिस्ट्रेशन से काफ़ी महंगा होगा, है ना। तो मतलब इसको ऐसा नहीं केवल 15 और 20 साल की कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है इसके लिए कि इसमें स्क्रैप कर ही दिया जाएगा, बल्कि इसमें कहा गया कि जो ये ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर ले जाया जाएगा वाहन को, और वहाँ पे ऐसा लगता है कि अब ये आगे चलाने लायक नहीं, मतलब ज़्यादा ही इसकी स्थिति खराब है, प्रदूषण इससे ज़्यादा ही हो रहा है, तो उसको स्क्रैप किया जाएगा, वरना उसको आगे भी चलाने के लिए री रजिस्ट्रेशन का पास दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और कही गई है, राज्यों को निर्देश दिया गया है इसमें कि राज्य क्या करें, जो भी पर्सनल व्हीकल हैं उनकी खरीद पर 25%, और जो भी कॉमर्शियल व्हीकल है उनकी खरीद पर 15% जो रोड टैक्स है उसमें छूट दें, ताकि लोग क्या हो, अपने वाहन स्क्रैपिंग के लिए लोग प्रोत्साहित हो सकें, है ना। तो राज्यों को ऐसा निर्देश दिया गया कि वो इस तरह की छूट प्रोवाइड कराएं। और इसी तरह से कहा गया जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि जो भी अगर स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट आपको दिखा देता है, मतलब कोई भी इंडिविजुअल कस्टमर अगर स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखा के वाहन खरीदता है तो उसको 5% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा। ओके, तो मतलब इसको मेन इसीलिए शुरू किया गया कि जो भी जैसे ज़्यादा पुराने वाहन हो जाते हैं तो एक तो प्रदूषण की तो है ही समस्या, लेकिन उससे क्या रहता है, जैसे रोड एक्सीडेंट भी है भारत में काफ़ी बड़ी समस्या बन चुकी है, तो वो कहीं ना कहीं कई बार देखा जाता है कि जो काफ़ी पुराने वाहन, जो डग्गा मार वाहन भी जिसे कहते हैं हम लोग आम बोलचाल में, तो इनके चलने से भी क्या रहता है कि कई बार रोड एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, है ना। तो रोड एक्सीडेंट में कमी लाना, इसके साथ साथ फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाना, क्योंकि जो भी जितना ज़्यादा पुराना वाहन हो गया उससे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फ्यूल एफिशिएंसी तो ख़राब हो रही है ना, लगातार फ्यूल ज़्यादा ले रहे हैं, है ना। उसकी जो क्वालिटी उसकी जो चलने की वो क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है। तो इसको भी जो है इस समस्या का भी निदान करना, और इन सभी से क्या हो रहा है, इस सभी से पर्यावरण प्रदूषण को भी बढ़ावा मिल रहा है ना। तो इन्हीं सब समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इसकी शुरुआत की है। उसके साथ साथ इंसेंटिव भी इसीलिए दिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट और जो भी व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं, ताकि लोग इसके लिए प्रोत्साहित हो सकें। और इसके बेनिफिट्स की अगर बात करें तो सबसे पहली बात भाई कि इससे रोड और व्हीकुलर सेफ्टी, मतलब दोनों की ही सेफ्टी को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और फ्यूल एफिशिएंसी और भी बेटर हो सकेगी। तीसरी बात, इससे क्या होगा, जो वर्तमान में जो इनफॉर्मल व्हीकल स्क्रैपिंग जो इंडस्ट्री अभी चल रही है, तो उसको क्या होगा, उसका फॉर्मलाइजेशन होगा, है ना। अभी तो अनौपचारिक रूप से अभी स्क्रैपिंग चल रही है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इसका भी फॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या होगा कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि जब फ्यूल एफिशिएंसी किसी वाहन की बढ़ जाएगी तो उससे सीधे सीधे क्या होगा, कोई भी जो वाहन, जो मालवाहक वाहन है, कहीं ना कहीं वो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो जा रही है किसी पर्टिकुलर माल को ले जाने में, तो उसमें भी जो है कमी आएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ इससे क्या होगा, देश के दूर दराज क्षेत्रों में, जैसे जो भी रिमोट एरियाज हैं,
वहाँ पे क्या होगा, जो प्रोडक्ट्स वगैरह रहते हैं उनकी भी कॉम्पिटिटिव प्राइस हो सकेंगे। और इसके साथ साथ जो ऑटोमेटिव और स्टील और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, इनके लिए जो रॉ मटेरियल के रूप में, क्योंकि जो स्क्रैप होंगे वाहन, इनसे स्टील लोहा जो भी मिलेगा तो रॉ मटेरियल के रूप में उनको सस्ता रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो सकेगा, है ना। तो इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ इस स्कीम को शुरू किया गया था, किसे, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। तो चलिए, आज की तो हमारी स्कीम्स कंप्लीट हुई। लगभग देखिए हमने अपने इन 4 सेशन में जो भी 2021 की इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स थी, जो भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, उनको हमने लगभग सभी को, जो भी संभावित ऐसी स्कीम्स थी जिसकी एग्ज़ाम में आने की संभावना थी या रेलिवेंट थी, उनको हमने लगभग इन चारों के तहत कवर कर लिया है। और वैसे भी अब देखिए, अब अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे उत्तराखंड की भी डेट डिसाइड होगी, उत्तराखंड PCS प्री की, इसके साथ साथ BPSC एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो उन सभी एग्ज़ाम के साथ साथ जो भी वनडे एग्ज़ाम है, उनमें सभी में ये स्कीम्स क्या होंगी, हेल्पफुल होंगी। तो और इसी के कंटिन्यूशन में अब हम आगे अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।